आइदर वे वी आर। जिन लोगों ने 2024 में पोर्टफोलियो बनाया है, अब बैंक और फाइनेंशियल की रैली फिजल आउट हो गई। क्यों हो गई है? और आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बैंड बजी हुई है। सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है और सोच के ही डर लग रहा है कि क्या होगा। एक तरीके का ये पैंडेमिक बन गया है भैया, हर कोई लॉस। क्या हम यहाँ गिरने नहीं देंगे? और वो कह रहा है कि हम इसे ऊपर नहीं जाने देंगे। सर, रैली तो आ रही है पर टिक नहीं पा रही है, हो क्या रहा है? देखो, पिछले दिनों जो रैली आई वो बैंक निफ्टी की वजह से आई, यानी कि फाइनेंशियल स्टॉक्स की वजह से आई, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्च के महीने में एक रेट कट होगा। अब मार्केट में इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? अच्छी न्यूज़ कुछ नहीं आ रही और नेगेटिव न्यूज़ एक के बाद एक आ रही है। तो मार्केट जो अच्छी न्यूज़ अगर आती भी है कोई, तो एक दो दिन रिएक्ट करता है और उसके बाद कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। अब बैंक और फाइनेंशियल की रैली फिजल आउट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये खबर आई कि जो बैंक में डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है, जिससे बैंकों के ऊपर एडिशनल कॉस्ट आएगा। तो वो रैली भी फिजल आउट हो गई। इसके अलावा आप देखिए तो नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। ट्रंप ने अब नए टैरिफ्स लगाने की घोषणा कर दी है और उधर इजराइल और ईरान के वॉर की चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे, जो कि क्रूड को में फिर से आग लगा देगा। तो इस परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि जो भी रैली आ रही है वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। ट्रंप ने फ्रेश टैरिफ लगा दिया है, उसका कितना इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ेगा? तो अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मेटल्स पे लगाया था। आप स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ लगा दिया था। अब उस टैरिफ का मार्केट पर हमारे देखो इम्पैक्ट तो पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कितना स्टील एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, करीब $450 मिलियन का स्टील एक्सपोर्ट करते हैं और $850 मिलियन का हम एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन कंपनीज़ के लिए वो एक छोटा पोर्शन था, हालांकि जो हम मेटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक बड़ा परसेंटेज था, तो उसका कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ट्रंप ने फ्रेश टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, तो उन्होंने फार्मा, ऑटो और सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ्स लगा दिए। हालांकि ये टैरिफ इमीडिएटली अभी लागू नहीं है, उनका बोलना है कि वो 2 तारीख को, यानी कि 2 अप्रैल को अनाउंस करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अगर उन्होंने बोला है तो होगा। तो अगर इन 3 इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ऑटो में हम तो कुछ खास एक्सपोर्ट करते नहीं हैं। हाँ, ऑटो के कंपोनेंट ज़रूर एक्सपोर्ट करते हैं। अब ऑटो कंपोनेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमें नहीं पता। ऑटो बहुत नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए को, तो उसका भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेमीकंडक्टर तो हम करते ही नहीं हैं, तो वो भी एक तरीके से मान के चलो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि फार्मा के स्टॉक्स कैसे गिर रहे हैं। तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो $28 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करती है दुनिया भर में और उसका करीब 31%, करीब $8.7 बिलियन वर्थ ऑफ फार्मास्यूटिकल्स वो सिर्फ यूएसए को एक्सपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल्स का। और जितने भी जेनरिक ड्रग्स हैं उसका 47% जो है इंडिया से जाता है यूएसए में। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट है और आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बैंड बजी हुई है। 4-4, 5-5% एक दिन में स्टॉक टूट रहे हैं और अगर पिछले एक हफ्ते में देखें तो 10-12% ऐसे ही टूट जा रहे हैं। तो इसमें से अगर आप देखें कौन से फार्मा के स्टॉक सबसे ज़्यादा हिट होंगे, तो कई स्टॉक्स उसमें लगभग सारे ही कहीं ना कहीं जाकर उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे सन फार्मा को आप देखें या जाइडस को देखें, ये कंपनीज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कौन सी कंपनी पर इसका लीस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद मैं कहूँगा कि सिप्ला इज़ वन ऑफ देम। तो सिप्ला का एडवांटेज ये है कि उन्होंने पहले से ही यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और आप देखेंगे भी कि उनके स्टॉक प्राइसेस में अगर पिछले 1 महीने में देखेंगे तो आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल का स्टॉक होगा जिसमें हमें शायद ग्रीन देखने को मिले। तो ये एक बड़ा संकट है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर।
तो हमारी फार्मा कंपनीज अब क्या करेंगे? देखो, पहली चीज़ तो ये कि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा होप देता है कि शायद ट्रम्प का हृदय परिवर्तन हो जाए। दूसरी बात है कि ये कंपनीज तो बहुत धंधा करती हैं, पूरा यूएसए का हेल्थ केयर एक तरीके से हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही चलाती हैं। हो सकता है ये जाकर वहाँ लॉबिंग करें, हो सकता है किसी तरीके का एग्रीमेंट हो जाए। तो एक होप है हमें कि 2 तारीख से पहले शायद उनका दिल पसीज जाए या हम कुछ कर दें या कुछ गिव एंड टेक हो जाए। तो अभी तक के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि होगा ही होगा, लेकिन एक आदमी है हम, तो कहीं ना कहीं हमें एक होप भी रहती है। अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, जो टैरिफ्स है वो लग के ही रहेंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स ने ऑफिशियली कहा है। अब मान लीजिए कि ये लग जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि ऑब्वियसली जो दवाइयाँ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका में टैरिफ्स लग गए हैं, तो वो अपनी जेब से तो टैरिफ देंगे नहीं। वो 100 रुपये का अगर दवाई बेच रहे हैं तो उसमें टैरिफ 25% और जोड़ देंगे, 125 की बेचेंगे, दवाई हो जाएगी वहाँ महंगी। लेकिन अगर ऐसा होगा और वही दवाई कोई दूसरे देश की कंपनी अमेरिका में आके बनाने लगेगी, तो उनके कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे, तो यहाँ पर फिर सेल पर इम्पैक्ट होगा और हमारी इकॉनमी पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। अब अगर हमारी कंपनीज, जैसा कि सिप्ला के केस में मैंने आपके साथ शेयर किया, ये अब अमेरिका जाकर प्लांट लगाती हैं, अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, अल्टीमेटली तो उन्हें लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा? फिर यहाँ से जॉब्स कम होंगी और वो रेवेन्यू वापस इंडिया में आ पाएगा, कितना आ पाएगा, उस पर क्वेश्चन है। तो मोटा मोटा जो सिचुएशन बन रही है, आइदर वे वी आर। फिर तो हमारी इकोनॉमी के रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो आनी ही है, इसको तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। मैं भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, उन्होंने भी कहा है कि 0.6% तक का इम्पैक्ट इन टैरिफ्स की वजह से ही हमारी इकॉनमी पर पड़ेगा। और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि अगर हमारा रुपया इसी तरीके से वीक होता है तो वो भी हमारे इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट करेगा। तो पहला तो जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और डॉलर जब और स्ट्रॉन्ग होगा तो वो भी हमारे इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी इम्पैक्ट होगा, जो कि इन टर्न हमारी जॉब्स, जीडीपी, हर जगह पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल जो इकॉनमी पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए, ये तो चलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, वहाँ पर भी इकॉनमी के फ्रंट पर क्या हो रहा है, आप बताइए। क्या मार्केट में डिमांड आपको बनती हुई दिख रही है? अभी आजकल में ही ऑटो इंडस्ट्री के एस्टिमेट्स आए हैं, और वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी लीडिंग कार्स बनाने वाली कंपनीज हैं, मारुति, हुंडई, उनका 1% का ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि एक साल में वो इतना ही ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो मारुति 1 to 1.5%, हुंडई 1%, महिंद्रा के थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि उनका बेस छोटा है 5%, और BMW का बेस और भी छोटा है। और भाई हमारे देश में रईस लोग तो ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो BMW के केस में 9% का एस्टिमेट आया है। अब देखिए, किसी भी कंट्री में ऑटो इंडस्ट्री जो होती है वो इकॉनमी का बैरोमीटर होता है। अगर आपको मेजर करना है कि क्या हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है, तो आप ऑटो इंडस्ट्री का डेटा देखिए, और अगले 1 साल ये हमें बता रहे हैं कि भाई कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो आप मान के चलिए इकॉनमी के फ्रंट पे भी कुछ भी ड्रामेटिक नहीं होने वाला है, कम से कम अगले 1 साल तक। सर, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का अब क्या होगा? देखो, ये तो सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, और सोच के ही डर लग रहा है कि क्या होगा। अभी पिछले कई दिनों में मैं बहुत से रिटेल वालों से बात होती है, तो वहाँ पर सब परेशान हैं, लेकिन अभी वो होप है उनको कि शायद कुछ हो जाए या कुछ टाइम के बाद रिकवरी आ जाए। अभी उनके 10, 15, 20% तक के लॉसेस दिख रहे हैं, 30 तक भी दिख रहे हैं। कई लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि 40-50 भी उनके लॉसेस चल रहे हैं। तो सिचुएशन देखो ग्राउंड पर बहुत अच्छी नहीं है।
और अब जिससे भी बात करूँ, कल परसों ही शायद मैं कोई फूड ब्लॉगर का वीडियो मेरे टाइमलाइन पर आ रहा था, तो वो भी रो रहा था वीडियो में कि भाई मेरा पोर्टफोलियो जो है ये चटनी की तरह हो गया है, कि चटनी भी रेड है, मेरा पोर्टफोलियो भी रेड है। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस प्रॉब्लम से कोई नहीं बच पा रहा है, और एक तरीके का ये पैंडेमिक बन गया है भैया, हर कोई लॉस में है। और तो रिटेल वालों को भी एक सांत्वना मिलती है, कम से कम मैं ही नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा डूब रहा है तो औरों का भी डूब रहा है, तो इससे उनको थोड़ा आपस में बात करके अरे तेरा कितना डूबा मेरा, तो ये सिचुएशन है। ओवरऑल देखिए, ये सिचुएशन जो है कोई नई नहीं है, ऐसी हमने कम से कम 3 से 4 बार मार्केट में देखी है पिछले 20 सालों में, और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो ये अच्छा साइन नहीं है। जिन लोगों ने 2024 में पोर्टफोलियो बनाया है या 25 में बनाया है, और उन्होंने ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं जो रिटेल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक एक करके उनकी ठुकाई होगी। और आप देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा आप स्टॉक पकड़िए जो आपको दिखता है कि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में है, तो आप मान के चलिए कि उसकी पिटाई होगी, ठुकाई होगी, वो बच नहीं पाएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। इसलिए अभी भी मौका है, आप उतना ही पैसा पोर्टफोलियो में रखें जिसको आप जो है मैनेज कर पाए, जिसके लॉस को 50% 60% लॉस को आप देख पाए। तो अभी भी मौका है, आप अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए, अगर कुछ निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, खास करके वो स्टॉक्स जो बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 30% गिर गए हैं, अब नहीं गिरेंगे, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो स्टॉक जो आपने 200 रुपये में ख़रीदा और वो इस वक्त 50 रुपये गिरा है, मतलब 25% में उसमें गिरावट हुई है, आपको लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा कहाँ गिरेगा। दरअसल उसकी वैल्यू तो 100 रुपये, वो 100 रुपये तक गिर सकता है। तो बहुत सोच समझ के इस वक्त अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को अपने पास रखिए, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटर आप उसे एग्जिट करके निकल जाइए। तो क्या एफआईआईज इंडिया में कभी वापस नहीं आएंगे? अभी तक देखो साइंस तो ऐसे नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है, मेरा ये व्यू है। देखिए वो क्या करेंगे इसको मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक आकलन है कि जब तक ये टैरिफ का मामला सेटल नहीं हो जाता, सारे टैरिफ्स अनाउंस नहीं हो जाते, किस पर क्या लगना है, और कुछ टाइम तक लोग उसे एडजस्ट नहीं कर लेते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक तो देखो एफआईआईज आएंगे नहीं। एक बार जब ये सब कुछ हो जाएगा कि भाई ठीक है, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब आगे का देखते हैं, तभी एक होप है कि एफआईआईज शायद आए। अगर आप इस वक्त देखें तो 12 साल के लोएस्ट लेवल पर एफआईआई हैं, करीब 24% से थोड़ा ज़्यादा की उनकी होल्डिंग्स अभी बची हुई है, जो कि 12 ईयर लो है। अब 24% अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं, क्या वो इसी तरीके से आगे भी निकालते रहेंगे, और क्या वो अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे? तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप देखिए प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई, और जो इन्वेस्टिंग गुरुज हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग घटाई, और एफआईआईज ने घटाई, लेकिन रिटेल वालों ने बढ़ाई। खास करके वो जो इन्वेस्टिंग गुरु के जो पिक्स थे उसमें उन्होंने पोजीशंस घटाई हैं, और वही पोजीशंस रिटेल वालों ने बढ़ाई हैं, क्योंकि उन्हें लगा अरे ये तो मेरे गुरु का बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी सस्ता मिल रहा है, चलो इसको खरीद लेते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है सूला वाइनयार्ड, उसमें मैं जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें अगर आप जाके चेक करेंगे तो यही स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे होता है ना कि भाई शेर शिकार करता है और वो सब जानवर को खा जाता है, और जो कुछ बचा खुचा होता है बाकी वो छोटे मोटे जानवर आके उसे खाते हैं। तो एक तरीके से यही सिचुएशन इस वक्त मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। सर, कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि वो जॉब करते हैं, तो क्या ट्रेड फॉर लिविंग वर्कशॉप की स्ट्रेटेजीज पर वो काम कर पाएंगे? हाँ, तो इस बार का जो हमारा इवेंट है हमने रिटेल वालों पर ही फोकस किया है, और उसका कारण भी यही है कि देखो अब इन्वेस्टिंग से पता नहीं कब पैसे बने ना बने, तो ट्रेडिंग पे ट्राई करके जो है
अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो हो सकता है, अगर आप सही तरीके से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो 4 पैसे कमा लें। तो इसमें हमारा फोकस यही है कि हम जो है आपको मार्केट के ट्रेंड, प्रेडिक्शंस वगैरह वो सब तो बताएंगे, लेकिन साथ में जो इन टाइप के लोग हैं, जो जॉब वाले हैं, जो सारा दिन मार्केट नहीं देख सकते, उनके लिए भी हम कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं। और वो ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी जिनको आपको सारा दिन ट्रैक नहीं करना है। क्लियर कट सिस्टम होगा, ये होगा तो मुझे एंट्री करना है, ये होगा तो मुझे एग्जिट करना है, और पोजीशंस इस तरीके से बनाई जाएंगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करेंगे, और दिन में 15-20 मिनट आप देकर भी उन स्ट्रैटेजीज पर काम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी के लिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आपको इस प्रोग्राम से के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। सर, आज का आखिरी सवाल, आगे मार्केट का आपको क्या लगता है? तो देखो, 3 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में बुलिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं आरबीआई के रेट कट्स के होप में, और बैंकों के में हमें रैली भी देखने को मिली, लेकिन वो अब फिजल आउट होती हुई दिख रही है। आज का डेटा देख के लगता है कि वही पोजीशंस में कट्स भी हुए हैं, यानी कि जो बुलिश पोजीशंस बनी थी वो निकलती हुई दिख रही हैं ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। तो आज मार्केट को देखें तो आज सारा दिन मार्केट रेड में रहा, बीच में थोड़ा कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, और ओवरऑल सभी सेक्टर्स रेड में रहे, खाली मेटल्स को छोड़ के। एडवांस डिक्लाइन भी नेगेटिव रहा, यानी कि ज़्यादा डिक्लाइंस हुए, करीब 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स डिक्लाइन रहे। तो कहीं पर कुछ भी होप नज़र नहीं है। जब हमने पोजीशंस को देखी कि पोजीशंस में क्या दिख रहा है, तो फ्रेश शॉर्ट्स आज बने, और जो डर की बात यह है कि ज़्यादा शॉर्ट्स मार्च में जाके बने। करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट्स के ऐड हुए हैं मार्च में, और फरवरी में भी ऐड हुए 7,000। यूजुअली क्या होता है, हम देखते हैं कि रोल ओवर्स होते हैं, तो यहाँ पर पोजीशंस को कट करके वो अगले महीने में ले जाते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में जो है शॉर्ट्स जो है ऐड हुई हैं, और मार्च में ज़्यादा ऐड हुई हैं। तो ये हमें बता रहा है कि भैया ये जो भी रैली आएगी वो शॉर्ट लिव्ड होने वाली है। अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लें तो वहाँ पर हमें बेरिशनेस ही दिख रही है। तो अगर हम अगले 2-3 दिनों का व्यू लेकर चलें तो आप देखें तो पिछले कई दिनों से मार्केट 22,800 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। वहाँ पर हालांकि थोड़ा ब्रेक करके नीचे भी गया, फिर वहाँ से थोड़ी रिकवरी भी हुई। तो 22,800 क्लियरली आपको बता रहा है कि ये एक बड़ा लेवल है। तो यहाँ से एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म की बात करूँ, अभी भी एक बाउंस आ सकता है। तो इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। जैसा कहते हैं ना कि दोनों पार्टीज लगी हुई हैं कि हम यहाँ गिरने नहीं देंगे, और वो कह रहा है कि हम इसे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये फाइट चल रही है। अब शॉर्ट टर्म में कोई भी एक आदमी जीत सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी हमें क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए कि, तो इससे पहले जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे कि 23,150, इससे ऊपर हमें बुलिश रहना है, इससे नीचे हमें बेरिश रहना है। तो अब उस लेवल को मैं थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ। तो 22,950 इज़ द न्यू लेवल। इसके ऊपर ही हम थोड़ी बुलिशनेस की उम्मीद कर सकते हैं। इससे नीचे हमें बेरिश ही रहना है। लेकिन आज के दौर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूज़ फ्लो। कब कहाँ से क्या खबर आती है वही मार्केट का डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेज पोजीशन ही बनाकर रख सकते हैं। अगर आपने नेकेड रखा है तो आपको नीचे या ऊपर किसी भी तरफ आपको मार्केट की मार पड़ सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है।